स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। और यहाँ पर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है हमारे पीसीएस रैंकर राजेश सर ने। यदि आप 7 दिन तक लगातार इस वीडियो के बीच में कहीं भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और यदि आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको 7 दिन तक लगातार सही आंसर देने वाले विजेता को मिलेगा 399 का नगद पुरस्कार। वह जियो के रिचार्ज के माध्यम से किया जाएगा। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। औरंगजेब ने 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली? तो डियर एस्पायरेंट, यह संभाली बहादुर शाह प्रथम ने। आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम का ही नाम था शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 नामों से बन सकता है। उसका नाम मुअज्जम भी ऑप्शन में हो तो सही हो सकता है, शाह आलम भी हो तो सही हो सकता है, और बहादुर शाह प्रथम हो तो भी सही आंसर होगा। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाली। और उसने यह भी पूछा जा सकता है कि उसने कब तक शासन किया। तो डियर एस्पायरेंट, उसने शासन किया 1707 से लेकर 1712 तक। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 फैक्ट्स जाने। 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम ने सत्ता संभाली, मुअज्जम का ही नाम शाह आलम था, उसी को बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, और वह 1707 से लेकर 1712 तक शासन किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की घोषणा की? तो डियर एस्पायरेंट, यह जो प्रदान किया था यह किया था फर्रुखसियर ने। आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं फर्रुखसियर के बारे में। 1717 में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की आधिकारिक पुष्टि की गई। अब यहाँ पर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि आपने अंग्रेजों को तो शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी, लेकिन भारतीय व्यापारियों को व्यापार करने में अभी भी शुल्क देना पड़ता था। यही कारण था कि अंग्रेज व्यापारी अधिक मुनाफा कमाते थे और भारतीय व्यापारी वर्ग धीमे धीमे टूटता गया। फिर इसके बाद हुआ क्या कि 1717 के फरमान के अनुसार यह व्यवस्था थी कि 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकती है। उसको एक मुश्त 3000 रुपये वार्षिक देना होगा। परंतु फरमान में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं था कि यह आदेश सिर्फ कंपनी के व्यापार के लिए लागू होता है। अर्थात कंपनी के जो अधिकारी हुआ करते थे वह अपना निजी व्यापार करते थे, वह खुद का भी व्यापार इसी आदेश के दम पर करते थे, जिससे राजस्व में भारी घाटा हो रहा था। और यह जो निर्णय दिया था फर्रुखसियर ने दिया था। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें सीधे सीधे क्वेश्चन रटना नहीं है, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनते हैं, हमें सभी समझना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है फर्रुखसियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो डियर सम्राट, मुगल शासन के जो सिंहासन था उसे मयूर सिंहासन कहा जाता था, और उस पर अंतिम जो राजा बैठा वह बैठा मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पर। आइए हम इसके बारे में और भी डिटेल से जानते हैं। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो 1719 से लेकर 1748 तक इस पर बैठा, वह मुगल सम्राट का अंतिम सम्राट था, अंतिम शासक था मोहम्मद शाह। आइए इसके बारे में हम और डिटेल से जानते हैं। मोहम्मद शाह के काल में ही नादिर शाह 1739 पर भारत में आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। तो यहाँ पर करनाल के युद्ध में मुगल सेना पराजित हुई, और किसने किया? नादिर शाह ने। कब किया? 1739 में। अब इसके बारे में किस लेखक ने इसकी जानकारी दी? तो इसके एक समकालिक लेखक थे आनंद राम। मुखलिस के अनुसार नादिर शाह ने अपने 60,000 रुपये, कई हजार अरसीफियाँ और 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर और मयूर सिंहासन भी वह अपने साथ ईरान ले गया, जिसे तख्ते ताज कहा जाता, तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर इतना बड़ा आक्रमण मोहम्मद शाह के समय पे हुआ, किसने किया? नादिर शाह ने। कब किया? 1739 में। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? रंगीला बादशाह बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है किसी भी लोक सेवा आयोग का। तो आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है। तो डियर एस्पायरेंट, रंगीला बादशाह कहा जाता है हमारे कायर शासक। तो डियर एस्पायरेंट, हमारा राइट आंसर है यहाँ पर मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हेयर। आइए अब हम सब कुछ डिटेल में जानते हैं। मोहम्मद शाह जो 1719 से लेकर 1748 तक जिसने शासक किया। अब पिछले क्वेश्चन में हमने यह भी देखा था कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट भी वही था, मोहम्मद शाह, जिसे हिजड़ों और महिलाओं के लिए एक अलग वर्ग का प्रभुत्व था। इसके टाइम पे यह हिजड़ों और महिलाओं के बीच में बहुत अधिक समय व्यतीत किया करता था, और 1719 से लेकर 1748 में अधिकतम समय पशु युद्धों को देखने में, जैसे कि गीदों को लड़वाने में, और भी यह विभिन्न प्रकार के फालतू के कार्य करता रहता था। उसके प्रशासन के प्रति उदासीनता थी, उसे प्रशासन से कोई लेना देना नहीं था। मदरा और सुंदरी के प्रति उसकी रुचि के कारण उसे रंगीला कहा जाता था। वह दिन भर शराब का सेवन करता था और सुंदर स्त्रियों के साथ समय व्यतीत करता था। यही कारण है कि ऐसे
बेकार लोग भारत में पैदा हुए, जिसके कारण भारत अंग्रेजों का गुलाम होना पड़ा। उसके शासनकाल में मुगल दरबारों में हिजड़ों और महिलाओं को एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित था। राइट आंसर है मोहम्मद शाह। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह MPPCS प्री 2000 का क्वेश्चन है। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो डियर एस्पायरेंट, यह क्वेश्चन हमने कितने डिटेल से समझा कि अंतिम मुगल सम्राट था हमारा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर। आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर 1857 तक अपने पिता अकबर शाह द्वितीय का वारिस था और उनकी जगह पर इन्हें बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। जब अंग्रेजों ने यहाँ पर सत्ता हासिल कर ली और यहाँ पर बक्सर के युद्ध में हरा दिया, तो इसके बाद अंग्रेजों ने एक पेंशन भोगी तथा दिल्ली के लाल किले पर एक शाही संस्थान का एस्टेब्लिशमेंट किया और शाही खिताब का उपयोग नाम मात्र के लिए करता था। 1837 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों ने इसे अपने पद से हटा दिया था और अंग्रेजों ने इसे बाद में मात्र एक पेंशन भोगी बना दिया था और दिल्ली के लाल किले में अपना प्रभुत्व जमा लिया था। और इसका एक शाही खिताब का उपयोग जो करता था डियर एस्पायरेंट, शाही खिताब का, वह मात्र नामात्र के लिए था। 1837 में इसकी मृत्यु के बाद इसे मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कहा गया है, बहादुर शाह द्वितीय। अब यह भी जानते हैं कि यह हार हुई कैसे आकर। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ डियर एस्पायरेंट 1764 में, उसके बाद अंग्रेजों की सत्ता यहाँ पर फिक्स हो गई थी। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो डियर एस्पायरेंट, इस प्रकार से यहाँ पर अंग्रेजों का प्रभुत्व धीमे धीमे जमता चला गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यह UPPCS मेंस 2008 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अवध का नवाब, प्रथम नवाब कौन था? तो डियर एस्पायरेंट, इसका हमें राइट आंसर पता है, शहादत खां अवध का प्रथम नवाब था। आइए इसके क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानते हैं। अवध का जो प्रथम नवाब था उसका नाम था शहादत खां। आइए और डिटेल से जानते हैं। तुरानियों ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की और स्वतंत्रता प्राप्ति तक तुरानी बने रहे। ईरानियों ने अवध का राज्य की स्थापना इसके बाद की। 1722 में शहादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया, जहां पर उसने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी सफदरगंज के साथ माध्यम से स्वतंत्र शासन किया और शाही दरबार में ऊंची राजनीति खेलता रहा। और 1739 में उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी सफदरजंग ने बहादुर की प्रति नामात्र की निष्ठा दिखाते हुए उसे अस्वीकार कर दिया। तो यहाँ पर अवध का प्रथम जो नवाब बना डियर एस्पायरेंट, वह कौन बना? शहादत खां। और यह कैसे बना, इसके बारे में भी हमने डिटेल से जाना। अवध का हम अंग्रेजों के प्रति अगर देखें तो अंग्रेजों का कभी भी विरोध नहीं किया। अवध ने कभी भी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। फिर भी अंग्रेजों ने जब इसे हड़पना चाहा तो कुशासन का आरोप लगाकर इसे हड़प लिया। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर। यह UPPCS प्री 2005 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं किसने बनाई थी? तो यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है डियर एस्पायरेंट, जय सिंह द्वितीय ने। जी सिंह, यह राइट आंसर है हमारा, जय सिंह द्वितीय। इन्होंने खगोलीय वेधशाला, अब आइए जानते हैं खगोलीय वेधशाला होती क्या है। खगोलीय वेधशालाएं वह वेधशालाएं होती हैं जहां दूरदर्शी के माध्यम से हम विभिन्न ग्रह, उपग्रह इत्यादि की स्टडी करते हैं। तो जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोल वेधशाला जंतर मंतर बनवाई थी। खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले आमेर के राजा, जो आमेर है हमारा डियर एस्पायरेंट, वो राजस्थान में है, और एक कछवाहा राजपूत शासक ने दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन, मथुरा, बनारस, जयपुर में भी वेधशालाएं बनवाई। तो यहाँ पर कुछ हमारे बहुत ही अच्छे लोग हुए हैं जिन्हें साइंस में रुचि थी, एस्ट्रोनॉमी में लोग रुचि रखते थे। और आमेर के राजा ने, जो कछवाहा राजपूत थे, खगोल वेधशाला दिल्ली में बनवाई, जंतर मंतर। और दिल्ली के अलावा भी अगर ये क्वेश्चन आपसे कहीं पूछा जाए तो उसका राइट आंसर होगा दिल्ली के उज्जैन, मथुरा, बनारस, जयपुर इतने जगहों पर यहाँ पर वेधशालाएं बनाई गई। और यह बनाने वाला हमारा शासक कौन था? जय सिंह द्वितीय। वेधशालाओं का मेन काम क्या हो रहा था? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, विभिन्न प्रकार के उल्का पिंड जो पृथ्वी से तरफ आ रहे हैं, तो उन सबों की स्टडी के लिए यहाँ पर यह सब किया जाता था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यह UPPCS मेंस 2014 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। अब यह बताना है कि कौन सी वेधशाला यह नहीं बनवाए थे। तो डियर एस्पायरेंट, यह नहीं बनवाई थी इलाहाबाद की। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जय सिंह ने दिल्ली में खगोल वेधशाला जंतर मंतर बनवाई। इसके अलावा जय सिंह द्वितीय ने उज्जैन, मथुरा, बनारस और जयपुर की जो वेधशालाएं हैं वह बनवाई थी। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा जाए कि कहाँ की नहीं बनवाई है, तो इलाहाबाद की उनके द्वारा नहीं बनवाई गई है। अब यहाँ पर और भी फैक्ट हम इनसे जान सकते हैं कि जय सिंह द्वितीय कहाँ के राजा थे? तो वह आमेर के थे। आमेर कहाँ का है? राजस्थान में। और किस वंश से थे? ये तो कछवाहा राजपूत शासक थे। और यहाँ पर वेधशाला का कार्य भी हमने समझा। अब और भी हम डिटेल से जान लेते हैं। यहाँ पर 18वीं शताब्दी के सबसे राजपूत राजा आमेर के सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। तो जयपुर शहर की स्थापना किसने? सवाई जय सिंह ने। और वह इस शहर को क्या बनाना चाहते थे? विज्ञान और कला का
केंद्र। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा में बहुत ही आधुनिक उपकरण लगवाए और पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई और अच्छे से अच्छे वैज्ञानिकों को वहां पर नियुक्त किया। लोगों ने खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जयसिंह की सहायता की। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। पुर्तगालियों ने उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो यह बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम वायसराय भारत में कौन बना? तो डियर एस्पायरेंट, यह बना अल्मीड़ा। आइए हम सबको डिटेल में जानते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए और फिर फ्रेंच आए। PDEF याद रखिएगा तो आपको क्रम याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। P फॉर पुर्तगाली, D फॉर डच, E फॉर इंग्लिश, F फॉर फ्रांसीसी, PDEF। वास्को डे गामा भारत आया पश्चिमी तट पर 1498 में। उसने यहाँ पहुंचकर समुद्री मार्ग की खोज की और कालीकट के तत्कालीन शासक जिमोरिन को वहां पर जिमोरिन ने इनका स्वागत किया। वास्को डे गामा ने भारत आने पर पुर्तगालियों और भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले जो पुर्तगाली आए थे वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और एक व्यापारी युग की शुरुआत हुई थी। सबसे पहला विदेशी भारत आया था। वास्को डे गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। जितने रुपए की काली मिर्च यहाँ से वास्को डे गामा लेके गया था, जब वहां से वह अपने देश पुर्तगाल पहुंचा तो जितने की उसने खरीदी थी उसके 60 गुने ज्यादा मूल्य पर वहां बेची और 60 गुना मुनाफा कमाया। उसने अन्य पुर्तगालियों को प्रति इससे प्रोत्साहन मिला कि अरे इससे तो बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और भारत की तरफ आए और अल्मीड़ा यहाँ पर प्रथम वायसराय बना। आते हैं आज के प्रश्न नंबर 10 पर। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अब हमें बताना है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन बना। तो डियर एस्पायरेंट, इस क्वेश्चन को हमने यह देखा कि जिमोरिन ने यहाँ पर स्वागत किया था सबसे पहले पुर्तगाली का और अल्बुकर्क वास्तव में संस्थापक बना। आइए सब कुछ जानते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बना अल्बुकर्क भारत कब आया? 1509 से 1515 के बीच में। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। अब आइए और डिटेल से जानते हैं। 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान ने गोवा को जीतकर अल्बुकर्क की पहली उपलब्धि थी। तो गोवा में पुर्तगालियों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया और बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान को हरा दिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मोहर लगा दी। उसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। और यह भी बात यहां पर जानने योग्य है, गुजरात में भी इन्होंने प्रभुत्व जमाया। गोवा से सबसे बाद में गए, गोवा सबसे एंड में हमें मिल पाया। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। वह यह कार्य इसलिए किया करता था ताकि यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ सके, वह यहाँ की वास्तविकता जान सके। तो अल्बुकर्क यहाँ की स्थानीय महिलाओं से शादी करने के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित करता था। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 पर। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए किसने सर्वाधिक कार्य किए? तो डियर एस्पायरेंट, यूपीपीसीएस प्री 1990, 93, 2000, 2007, मतलब ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। इस क्वेश्चन को रटना नहीं है, ये क्वेश्चन आप हमेशा सही करके आओगे, मैं इतनी अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डे गामा कई दिनों तक समुद्री यात्रा करने के बाद अब्दुल मजीद नामक गुजराती के साथ भारत आया। 1498 में कालीकट केरल के तट पर पहुंचा। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी के आगमन का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, जो हमने आपको ट्रिक बताई है PDEF, ये याद रखिएगा, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। P फॉर पुर्तगीज, D फॉर डच, E फॉर इंग्लिश, F फॉर फ्रांसीसी। तो PDEF। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में, अब यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले आने वाली शक्ति कब आई और कब गई। तो पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत तक 1961 में भारत में रहे। क्योंकि भारत कमजोर नहीं था, भारत संगठित नहीं था। सबसे बड़ा कारण है कि सब राजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जिसका फायदा यूरोपीय कंपनियों ने जमकर उठाया। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 12 पर। यह उत्तराखंड पीसीएस 2004 का क्वेश्चन है। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया? तो यह क्वेश्चन हमें बताना है, किन यूरोपीय ने भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो डियर एस्पायरेंट, ऑब्वियसली जब सबसे पहले पुर्तगाली यहां पर आए तो सबसे पहले इन्होंने यहां पर अपना व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है यहां पर, पुर्तगाली। आइए और डिटेल से जान लेते हैं क्वेश्चन को। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा यहां पर
आए। अब यहाँ पर और भी डिटेल से जानते हैं। फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 पर द्वीप पर अधिकार कर लिया और द्वीप पर अधिकार करने के साथ पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया और यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों की वसूली यहाँ पर उन्होंने शुरू कर दी। यहाँ पर यह देखिए कि वह हिंद महासागर में आकर द्वीप नामक द्वीप पर स्थापित हो गए और यहाँ पर वह टैक्स भी वसूलने लगे। और यहाँ पर हिंद महासागर से यदि कोई भी व्यापार करेगा तो पुर्तगालियों को टैक्स देगा। तो इस तरह से उन्होंने एक हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व जमा लिया। और यहाँ पर अगर उस शासक का नाम पूछा जाए, पुर्तगाली वायसराय का नाम पूछा जाए, तो उसका नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। तो डियर एस्पायरेंट, इतना याद रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित में से कोलकाता का संस्थापक कौन है? तो यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004 का क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पर यह बताना है कि कोलकाता का संस्थापक कौन है। तो डियर एस्पायरेंट, इसका राइट आंसर है जॉब चार्नक। आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। जॉब चार्नक के बारे में, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेज व्यापार केंद्र के लिए हुगली नामक स्थान पर सूतानूती और सुतनौती कलकत्ता के जो स्थल हैं इनको चुना। तो उसने सबसे पहले जो अंग्रेजी व्यापारी था जॉब चार्नक, उसने सूतानूती और सुतनौती नामक स्थान, कहाँ के हैं दोनों स्थान? कलकत्ता के हैं, इनको चुना। इस तरह से 1690 में अंग्रेजी बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। डियर एस्पायरेंट, जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है उसके हम क्रम से सभी सब्जेक्ट यहाँ पर कवर करेंगे। हम करंट अफेयर्स का प्रतिदिन सुबह 7 बजे वीडियो डालते हैं और उसमें जीतने वाले लकी विनर को हम 20 रुपये प्रतिदिन इनाम भी देते हैं। तो वहाँ पर अगर आप करंट अफेयर तैयार करना चाहते हैं तो प्रतिदिन करंट अफेयर का वीडियो सुबह 7 बजे मिल जाएगा। और यदि आज के लकी विनर आप हमारे बनना चाहते हैं हिस्ट्री के लिए, जो हमारे पीसीएस रैंकर द्वारा घोषणा की गई है, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लगातार 7 दिनों तक राइट आंसर देना है। तो हमारे पीसीएस टॉपर की तरफ से आपको 399 का नगद इनाम दिया जाएगा। इसमें जियो के रिचार्ज के माध्यम से आपको मिलेगा। यह बहुत ही बड़ी घोषणा है। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 14 पर। यह IAS 2008-2009 का क्वेश्चन है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाने खोले थे? तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल से जानते हैं कि किस मुगल सम्राट के समय में यह प्राप्त हुआ, भारत में सर्वप्रथम कारखाने स्थापित किए जहांगीर के टाइम पर। आइए डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम के नाम से एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला कारखाना कहाँ पर खोला? मछलीपट्टनम, जिसे हम आज मछलीपट्टनम के नाम से जानते हैं। और एक कब स्थापित किया? 1611 में। किसका शासनकाल था? जहांगीर का शासनकाल था। तो अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज किस कंपनी के नाम से आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। वर्ष 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। लेकिन अगर बात करी जाए अस्थायी कारखाने के बारे में, तो अस्थायी कारखाना जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला वो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में था। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। अगर अस्थायी कारखाना पूछा जाए तो मसूलीपट्टनम, और अगर स्थायी कारखाना पूछा जाए तो यह 2 वर्ष बाद अस्थायी खुला 1611 में और स्थायी खुला 1613 में सूरत में। और किसके शासनकाल में खुला डियर एस्पायरेंट? जहांगीर के टाइम में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। आते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन नंबर 15 पर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था? तो डियर एस्पायरेंट, लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी तब हमें यह बताना है कि भारत में बादशाह कौन था। यह यूपीपीसीएस 2012 का लोअर पीसीएस का भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में बताना है कि इस समय हमारा भारत में बादशाह कौन था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आ रही थी। तो यह क्वेश्चन आज का आपका लकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और लगातार 7 दिन तक सही आंसर देते रहिए। आपको हम बताएंगे लकी विनर कौन बनेगा। तो आपको इसके लिए हमारा वीडियो शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहिए हमारे साथ। और इसको वीडियो को यदि आप शेयर नहीं करते हैं या बिना सब्सक्राइब किए हुए ही आंसर दे रहे हैं या डायरेक्टली आप लास्ट में आपने वीडियो के लास्ट में आकर आंसर दे रहे हैं, तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की चीटिंग के लिए आपको विनर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि इस बार इनाम भी बड़ा है। तो आपको हमारे रूल फॉलो करने होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप अपने दोस्तों तक भेजिए और 7 दिन तक राइट आंसर दीजिए। हम आपको लकी विनर बनाएंगे। आपको जियो का 399 का रिचार्ज आपको 7 दिन के बाद हम आपको देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए। थैंक यू। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक भेजिए।